अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल। इससे पहले हम लोग वार ऑफ इंडिपेंडेंस और सरसियत, मुगल्स और शाह वलीउल्लाह कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं दिखे तो प्लेलिस्ट में जाके लाजमी देखिएगा। तो आज से जो हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इससे हम लोग एक न्यू फेज में एंटर हो रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू फ्रीडम मूवमेंट। सो इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। और इसकी अनाउंसमेंट होती है लॉर्ड कर्जन। आप इसकी पिक भी देख रहे हैं। अनाउंसमेंट होती है इसकी 16 जुलाई 1905 और इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी 16 अक्टूबर 1905 में। सो बंगाल यहाँ तक सूबा होता है, ठीक है, बंगाल पहले। लेकिन जब पार्टीशन होती है तो इसमें असम का इलाका भी मिला दिया जाता है, तो ये ईस्टर्न बंगाल बन जाता है और ये वेस्टर्न बंगाल हो जाता है। सो हम पहले नंबर पे मैप देख लेते हैं। मैप से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी काफ़ी हद तक। ये वेस्टर्न बंगाल है और ये वाला ईस्टर्न बंगाल है। वेस्टर्न बंगाल का जो एरिया है वो भी दिया गया है, देन उसकी पॉपुलेशन दी गई है और मुस्लिम पॉपुलेशन, देन मुस्लिम परसेंटेज। और इसके अलावा अगर हम इसका एरिया देखते हैं ईस्टर्न बंगाल का एरिया तब टोटल होता है ये असम वगैरह के एरियाज़ को मिला के। पॉपुलेशन इसकी 31 मिलियन, 18 मिलियन, मतलब है कि मुसलमान वाजिया अक्सरियत में है, मेजॉरिटी में है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट। जो हमारे इस टॉपिक की आउटलाइंस है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे है, देन कॉजेज क्या थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की, उसके बाद पार्टीशन प्लान क्या था और इस पे मुस्लिम रिस्पांस क्या आया, देन हिंदू रिस्पांस क्या आया था और एनलमेंट कब हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्या इंसिडेंट्स थे वो डिस्कस करेंगे, देन इसके रिजल्ट्स और एंड पे कंक्लूजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में आयुष कुरैशी की कोट है कि सरसियत जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की एजिटेशन थी हिंदुओं की, उससे सरसियत की जो माइंड पढ़ने की एबिलिटी थी हिंदुओं का, वो बिल्कुल कंफर्म हो जाती है। ये आयुष कुरैशी साहब इस कोट में कहना चाह रहे हैं। बेसिकली बंगाल का जो सूबा था इसका एरिया बनता था 189 माइल्स स्क्वायर और एक काफ़ी बड़ा सूबा है। हम कह लें कि हमारा आज का जो बलूचिस्तान है उस सूबे से तकरीबन बड़ा, और उसकी पॉपुलेशन थी 80 मिलियन, 8 करोड़ उस टाइम पे आबादी। ये काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है एक सूबे की। और बेसिकली इसकी जो पर्पस था ना, मेनली मुसलमानों ने इसकी डिमांड नहीं की थी, नेवर डिमांडेड कि हमें पार्टीशन चाहिए बंगाल की। ये बेसिकली जो ब्रिटिश का जो फैसला था ना, वो एडमिन पर्पस को लेके था, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो थे वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। सो इन्होंने अपॉइंट कर दिया लॉर्ड कर्जन को, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उन्होंने कहा कि पार्टीशन कर देते बंगाल की, इससे जो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज बन रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इनका एक इशू ने क्या किया कि एक तो हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है हिंदुओं और मुसलमानों की, और दूसरे नंबर पे ये करते हैं पॉलिटिकल लेथर्जी जो होती है मुसलमानों की, जो पॉलिटिकली तौर पे बिल्कुल ही कह लें कि इनएक्टिव होते हैं। मुसलमानों को पॉलिटिकल एंथुजियाज्म मिल जाता है इस पार्टीशन से। सबसे पहले हम लोग काजिज देखते हैं। काजिज में अगर हम लोग पहले आए तो आ जाती है एडमिन काज। मैंने आपको बताया ना कि सूबा काफ़ी बड़ा था, प्रोविंस काफ़ी बड़ा था और इसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। तो इसके लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था बंगाल का, सिर्फ एक ही। तो पार्टीशन हो जाएगी तो 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे, और 2 हो जाएंगे तो इनको मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। ईस्टर्न का अलग हो जाएगा और वेस्टर्न का अलग हो जाएगा। सो लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन थे। कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा, सुबह साइज़ देखें तो साइज़ काफ़ी इसका बल्कि था, ह्यूज था, और कम्युनिकेशन के जो ज़राए थे वो बिल्कुल ही लिमिटेड कह लें, बहुत लिमिटेड ज़राए थे कम्युनिकेशन के, क्योंकि टेलीग्राफ मेनली यूज़ होता था उस टाइम पे और ट्रेन्स, ये 2 मेन बेसिक ज़राए थे कम्युनिकेशन के। तो इतने बड़े सूबे को अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे एक दिन में विजिट करना तो वो विजिट भी नहीं कर सकता था इतने बड़े सूबे को। सो इस वजह से भी इन्होंने डिवाइड कर दिया। दूसरे नंबर पे लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे। वो किस तरह, जो वेस्टर्न बंगाल था, वेस्टर्न साइड पे आप लोगों की बोली जाती थी हिंदी
तमिलनाडु और इस तरह की ज़बानें, और जो ईस्टर्न साइड थी इस पे बेसिकली बंगाली बोली जाती थी, जिसको हम लोग मुसलमानी भी कहते हैं। तो जो वेस्टर्न साइड थी ना, इसमें कास्ट सिस्टम की तरह है, यही इन्होंने हिंदुओं ने इम्प्लीमेंट किया होता ईस्टर्न साइड पे। ईस्टर्न साइड के लोगों की जो ज़ुबान थी वो इसको बिल्कुल ही कह लें कि नकारा समझते थे, हकीर समझते थे। तो इस इश्यूज़ की वजह से भी इन्होंने डिवाइड करना पड़ा। देन हाई रेट ऑफ क्राइम, पुलिस जो थी, पुलिस की आल्दो वो रिक्रूटमेंट कर रहे थे लेकिन पुलिस लिमिटेड नंबर में थी, तो पुलिस एक नॉमिनल तो तौर पे थी तो सी, लेकिन नॉमिनल थी, तो इस वजह से हाई रेट ऑफ क्राइम था। और इसको भी उन्होंने कंट्रोल करना चाहा, हाई रेट ऑफ क्राइम को, और इसी वजह से इन्होंने इसको कहा कि हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे ताकि क्राइम रेट भी नीचे आ जाए और एक अच्छे तरीके से हम लोग इसको गवर्न और एडमिन कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं, तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ ईस्टर्न साइड पे ना काफ़ी कम थी, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और वो थी वेस्टर्न साइड पे, और ईस्टर्न साइड पे तो यूनिवर्सिटी थी नहीं। और ईस्टर्न साइड को पे जब भी लोगों को हाई एजुकेशन चाहिए होती थी तो वो वेस्टर्न साइड पे जाते थे, और जो एजुकेशनल फंड मिलते थे वो भी ज़्यादातर फिर लो होते थे वेस्टर्न साइड पे। तो एक सूबे के पास सब कुछ था और एक साइड के पास कुछ नहीं था, बस बेसिकली हैव और हैव नॉट। एंड देन वही नो प्रोग्रेस, ईस्टर्न साइड पे ज़्यादातर प्रोग्रेस नहीं होती थी, क्योंकि फंड जो भी मिलते थे वो वेस्टर्न साइड पे मिलते थे और वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते थे। ईस्टर्न साइड जो है वो ज़्यादा फिर डेवलप नहीं हो सकी, तो उन्होंने कहा कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो फंड जो होंगे आइंदा से 50% इसको देंगे, 50% इसको देंगे, ताकि एलोकेशन अच्छे तरीके से हो और हारमोनियस डेवलपमेंट हो। सो पार्टीशन प्लान होता है। पार्टीशन प्लान जो है वो आई एच कुरैशी साहब अपनी बुक में डिस्क्राइब करते हैं कि 1905 में उन्होंने बंगाल और असम दोनों को मिला के दो प्रोविंस बना दिए, और क्या किया कि जो वेस्टर्न साइड थी उसकी पॉपुलेशन थी 54 मिलियन, और इसमें थे 42 मिलियन हिंदू और बाकी थे 9 मिलियन मुस्लिम्स। बेसिकली दो कम्युनिटीज़ थी, बाकी कम्युनिटीज़ थी लेकिन वो ज़रा तादाद में कम थी। और ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में थे 18 मिलियन मुसलमान, टोटल थी 31, और 12 मिलियन थे हिंदू। सो ढाका इसका बनता है कैपिटल, और इसका जो मेन शहर थे जो ईस्टर्न साइड थे वहाँ पे थे कौला, रंगपुर, बोगड़ा, चिटागांग। और लॉर्ड कर्जन जो है डिक्लेयर करते हैं पार्टीशन 16 अक्टूबर को, लेकिन इसका जो अनाउंसमेंट होती है 16 जुलाई को होती है। ये तो पेपर में थी लिखने के लिए, लेकिन अगर फर्दर मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊं तो होता क्या है कि इस साइड पे जो गवर्नर बनते हैं उनका नाम होता है सर बैम्फलेट फुलर। ये भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो एजिटेशन हो रही होती है हिंदुओं की तरफ से, इसको बड़ा फर्मली डील करते हैं, इसको बहुत फर्मली डील करते हैं। तो इस वजह से इन पे इल्ज़ाम लग जाता है कि ये प्रो मुस्लिम है। अब इस दौरान में होता क्या है कि बंगाल में एक इलाका है जिसको हम लोग जानते हैं सिराजगंज के नाम से। सिराजगंज में 2-3 स्कूल होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट जो है ना वो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे होते हैं। बेसिकली ब्रिटिशर की पॉलिसी ये होती है कि स्टूडेंट जो भी है ना वो इन सब चीज़ों से दूर रहे, पॉलिटिकल जो मामला हैं इन सब से दूर रहें। लेकिन इस स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो एजुटेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, और फुलर साहब क्या करते हैं कि इनको बैन कर देते हैं स्कूल को। जो 2-3 स्कूल हिस्सा ले रहे होते हैं इनको बैन कर देते हैं। लेकिन उस टाइम के जो वाइसरॉय होते हैं लॉर्ड मंटो साहब, वो कहते हैं कि फुलर साहब आपका जो ये इकदाम है या आपका जो स्टेप है इसको वापस लें। लेकिन फुलर साहब कहते हैं कि मैंने नहीं लेना, तो रिज़ाइन कर देते हैं। बेसिकली इनको फोर्स किया जाता है कि आप बैन ना करें, तो ये रिज़ाइन कर देते हैं। अब होता क्या है कि मुस्लिम फिर इनके साथ अपनी सिंपथी दिखाते हैं, और ये वही सिंपथी होती है जो मुस्लिम रैमजे मैकडोनल्ड के रेजिग्नेशन पे खुशी मनाते हैं। वही सिंपथी, उसी खुशी और जज्बे के साथ ये फुलर के साथ अपनी सिंपथी दिखाते हैं, क्योंकि रैमजे मैकडोनल्ड को इन्होंने रेजिग्नेशन के तौर कहने के रेजिग्नेशन पे मजबूर करते हैं, क्योंकि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी में ये हिंदुओं का साथ देता है। जो पार्ट 2 होता है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का 1900 में, और उसमें आई थिंक नवाब सलीमुल्लाह खान आते हैं मैदान में और इसको उर्दू को डिफेंड करते हैं।
आई थिंक नवाब सलीमुल्लाह है या नवाब मोहसिन उल मुल्क है, इन दोनों में से कोई एक आता है और इसको डिफेंड करता है इस काज को। अब होता कुछ यूँ है कि हम देखते हैं ना, इस चीज़ से दो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि बेसिकली जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होती है ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो ब्रिटिशर पे खुद इम्प्लीमेंट हो रही होती है। लगता है ऐसे है कि ब्रिटिशर जो है ना वो खुद डिवाइड है, प्रो मुस्लिम और प्रो हिंदू को लेके, ये खुद डिवाइड है। सो ये पार्टीशन प्लान था इनका। देन देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या था, मुस्लिम रिस्पॉन्स इसको लेके क्या था। मुस्लिम आल्दो उन्होंने वेलकम किया इस इकदाम को, क्योंकि इन्होंने डिमांड तो की नहीं थी मुसलमानों ने कि हमें डिवाइड करके दे बंगाल, लेकिन इन्होंने एक जब इनको बेनिफिट्स पता लगे तो इन्होंने इस इकदाम को वेलकम किया। तो पहला रिस्पांस किया था कि मुस्लिम का न्यूमेरिकल एडवांटेज बन गया था। मैंने बताया ना कि 31 मिलियन जो थी पॉपुलेशन थी ईस्टर्न साइड की, और उसमें थे 18 मिलियन, ऑलमोस्ट 60% कह लें कि 60% मुस्लिम बंदे, तो उनको न्यूमेरिकल एडवांटेज था पॉलिटिकली भी, और जो जॉब्स वगैरह आएंगी उनमें भी, तो सो उन्होंने वेलकम किया। देन प्रोस्पेरिटी को वाइडन हो जाती है, क्योंकि हिंदू तसल्लुत से बाहर आ जाएंगे, न्यू कॉलेजेस बनेंगे, वहाँ पे भी मुसलमान अपॉइंट होंगे, न्यू मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, न्यू हॉस्पिटल कह लें, न्यू कोर्ट्स बनेंगे, तो प्रोस्पेरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो फ्री फ्रॉम हिंदू रिस्ट्रेन हो जाएंगे, होप फॉर मुस्लिम पॉलिटिकल अपलिफ्ट। अब पॉलिटिकल अपलिफ्ट कैसे है कि अगर इलेक्शन होता है, अब इमेजिन करिए ईस्टर्न साइड पे, तो 60% पॉपुलेशन तो मुसलमानों की है, तो कोई भी सीट जो है वो मुसलमानों से लेना इतना आसान, इतना इजी नहीं होगा, तो इनकी पॉलिटिकल अपलिफ्ट होगी और पॉलिटिकल इनके इनमें कह लें कि पॉलिटिकल रिनाइसेंस आएगा। देन नीड फॉर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। अब जारी बात है, अगर ईस्टर्न साइड पे मुसलमानों को होल्ड ज़्यादा है तो इनको एक कह लें कि पॉलिटिकल पार्टी की भी ज़रूरत महसूस होगी। तो इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो वजूद में आती है 1906। तो इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा कॉजेज़ थी, वो जब मैं शिमला डेपुटेशन और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लेक्चर करूँगा तो उसमें हम लोग इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक सूबे में अगर आपकी तादाद ज़्यादा है, आप न्यूमेरिकली ज़्यादा हैं, तो आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी, आपको ऑल इंडिया कांग्रेस पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। सो इसी वजह से जो है ये आगे चल के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नीड को महसूस करते हैं और इसको इस्टेब्लिश भी करते हैं। अगर मैं हिंदू रिस्पॉन्स की बात करूं तो हिंदुओं ने इसको ना, आपने समझ लें कि इन्होंने समझा कि ब्रिटिशर ने हमारे खिलाफ इकदाम कर दिया, तो इन्होंने कह लें कि एक स्टेटस को और एक अना के तौर पे इसको लिया, और ये पहले दिन से खिलाफ थे। और 16 अक्टूबर को जब अनाउंस कर देते हैं ना कि अनाउंस नहीं, सॉरी, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं ना, तो उसी दिन एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है और उसे बाकायदा तौर पे अरेंज किया जाता है। और हिंदू जो प्रोफेशनल क्लास होती है, जो लीड क्लास होती है, वो इसको अरेंज करती है, और ये अरेंज किया जाता है काली मंदिर, आई थिंक काली मंदिर कलकत्ता में। वो आज भी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं, खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। रूफ ऑफ टेम्पल, वो काली मंदिर में प्रोटेस्ट करते हैं और वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं। अब इसको क्यों, हिंदुओं का रिस्पांस क्यों आ रहा था इसको लेके? बेसिकली जब भी एक स्टेटस को जिस बंदे का एक स्टेटस को कायम हो जाता है ना एक कम्युनिटी में, और इसके स्टेटस को जब भी कोई ना कोई खतरा होता है, जब भी उसको को लगता है कि ये कदम मेरे खिलाफ है और इससे मेरे स्टेटस को खतरा होगा, तो वो शोर मचाएगा। अब हिंदुओं की जो प्रोफेशनल क्लास थी ना, उसको क्यों खतरा था इस चीज़ से? बेसिकली हिंदू प्रोफेशनल क्लास में, आप कह लें कि एलीट क्लास में, तीन कम्युनिटीज थी। नंबर वन एडवोकेट्स या लॉयर्स, नंबर टू डॉक्टर्स, और तीसरे नंबर पे प्रोफेसर्स। प्रोफेशनल क्लास में सबसे पहले तो जो है ना, जो लॉयर्स होते हैं, वो जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो लॉयर्स जो हैं वो लीडर्स के तौर पे मर्ज होते हैं, 1867 में भी, और जब 1900 में पार्ट 2 होता है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का, तो उस टाइम भी लॉयर सामने आते हैं। अब अगर लॉयर की बात करें तो इनको सारे लॉज का पता होता था कि कैसे डील करना है, तो ये फॉर्मली डील कर लेते थे हर चीज़ को, और चाहे ब्रिटिश के सामने आ जाए, पार्लियामेंट में आ जाए, या फिर ऑन रोड उन्होंने अपने काजेज को डिफेंड करना हो। अब होता क्या था कि कलकत्ता में सिर्फ एक ही चीफ कोर्ट थी या हाई कोर्ट थी, ठीक है।
तो उसमें सारे लोग लायर्स प्रैक्टिस करते थे, और ऑल दो सारे जितने भी हिंदू ये लायर्स थे सारे हिंदू थे। तो इस वजह से क्या था कि अब अगर न्यू सूबा बनता है, न्यू प्रोविंस बनता है, तो ये चीफ कोर्ट अगर सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता में है, तो यहाँ के जो ईस्टर्न साइड के जो कस्टमर हैं वो किधर आएंगे, कलकत्ता में आएंगे, ठीक है। और अगर वह इधर ईस्टर्न में भी एक चीफ कोर्ट बन जाती है, तो इनको क्या जरूरत पड़ी है ये अपने मुकदमात लेके यहाँ आए, तो ये फिर यहाँ आएंगे। बेसिकली इनको डर था कि इनके कस्टमर जो है वो कम हो जाएंगे और इनका होल्ड भी कम हो जाएगा। अब यही मसला डॉक्टर्स के साथ था। डॉक्टर्स क्या होते थे कि डॉक्टर्स उस टाइम पे बड़े कम होते थे पढ़े लिखे, और इनके ओपिनियन को बड़ी ज़्यादा वेटेज दी जाती थी। और कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि पूरे के पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा पढ़ा लिखा होता था या एक डॉक्टर होता था, और जब वो किसी बात को कोई ओपिनियन देता था किसी बात पे, तो उसके ओपिनियन को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती थी। और यही वजह है कि इन्होंने भी ये पार्टीशन के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर दिया। और क्यों, अब कलकत्ता में सिर्फ एक ही बड़ा हॉस्पिटल है, और ईस्टर्न साइड के जो हैं वो बंदे वो सारे आएंगे कलकत्ता में अपना इलाज करवाने के लिए। और इनको ये था कि अगर यहाँ पे भी एक न्यू हॉस्पिटल बन जाता है तो यहाँ पे भी न्यू डॉक्टर्स बनेंगे, और ये हो सकता है कि इधर से भी कुछ कस्टमर खींचे, और यहाँ के तो कस्टमर यहाँ से ले ही लेंगे, तो इनका जो स्टेटस को है वो खराब हो जाएगा। अब प्रोफेसर के साथ क्या सीन था, प्रोफेसर में एक ही यूनिवर्सिटी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। यहाँ के जो प्रोफेसर थे, आल्दो इनको पॉइंट तो ब्रिटिश हुकूमत करती थी, लेकिन इनको बताया जाता था कि आपने पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है ना, इनमें हिस्सा नहीं लेना। लेकिन फिर भी एक टीचर का उस टाइम पे इन्फ्लुएंस होता था डायरेक्टली अपने स्टूडेंट्स पे, इनडायरेक्टली इसका इन्फ्लुएंस होता था प्रोफेसर का। तो ये नहीं चाहते थे कि इनका इन्फ्लुएंस कम हो, क्योंकि अगर ईस्टर्न साइड पे यूनिवर्सिटी बनती है तो वहाँ के स्टूडेंट ईस्टर्न साइड वाली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ेंगे, और इनकी इन्फ्लुएंस और इनके नीचे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और अगर इनकी स्ट्रेंथ कम हुई, क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकली या कंट्रोवर्सी होती थी तो यूनिवर्सिटियों से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मंगवाए जाते थे, और प्रोफेसर को बाकायदा तौर पे पैसे या उनको कह लें कि उनका एक डोमिनेंट स्टेटस बना होता था पॉलिटिकली। तो अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी तो इनका होल्ड भी कम होगा। इसी वजह से ये तीनों क्लासें थी, लॉयर्स, डॉक्टर्स और प्रोफेसर, ये तीनों इस पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे। अब अगर नेक्स्ट चलें तो रिएक्शन फ्रॉम हिंदू कैपिटलिस्ट, वही के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि ये एक्सप्लॉइट करते थे मुसलमानों को, कम कह लें कि वेज पे इनसे काम करवाते थे। और प्रैक्टिस ऑफ हिंदू लहर ये मैं बात कर चुका हूँ। पॉलिटिकल डोमिनेशन, जारी बात है, जब दो पार्टियां होगी तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज अलग होंगी, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज अलग होंगी, और एक जो इनकी डोमिनेशन बनी हुई थी ज्वाइंट बंगाल में वो कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब अगर रोल ऑफ हिंदू प्रेस, तो हिंदू प्रेस आप देख लें कि आज भी इसका क्या रोना धोना होता है। इनको आज तक पाकिस्तान नहीं हजम होता। पाकिस्तान अपना कोई काम कर रहा हो तो ये अभी अपना कोई ना कोई इशू खड़ा कर देंगे, तो वहाँ पे भी इनको ये चीज़ हजम नहीं होती। तो अगर मैं अनलमेंट की बात करूँ तो अनलमेंट हो जाती है इन सारे इश्यूज को लेके ना, क्योंकि वो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ सारी कि क्या क्या प्रोटेस्ट हुए थे। अनलमेंट हो जाती है 12 दिसंबर 1911 को, और बंगाल जो है वो एक ज्वाइंट सूबा बन जाता है, और इसको नल करते हैं जॉर्ज 5। अब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरी क्या है, इसके पीछे एक स्टोरी क्या है। अंग्रेज़ों ने जो अनलमेंट की ना, ये उन्होंने कोई बड़ी खुशी से नहीं की। इनको मजबूर किया गया, इनको इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हो गए तो इवन टेररिज्म तक बात चली गई थी। इन पे कातलाना हमले किए गए, बम फेंके गए इन पे जो गोरे थे, इवन यूरोपियंस को कत्ल भी किया गया। सो इसके पीछे दो तीन वाकयात मैं आपको फेमस फेमस जो है ना वो बताता हूँ। पहले नंबर पे होता क्या है कि इसकी टेंशन ना इवन लंदन तक भी जाती है इस पार्टीशन की। इवन दो लंदन तक भी, इंग्लैंड में भी इसकी जो गर्मी है पार्टीशन की वो महसूस की जाती है। अब होता क्या कि सर कर्जन वैली, इनको कत्ल कर दिया जाता है लंदन में। और ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी होते हैं जॉन मॉर्ले के, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं इंडिया में। इनको सर कर्जन वैली को कत्ल कर दिया जाता है 1 जुलाई 1909 को। सो एक तो ये वाकया होता है।
और बहुत बड़ा वाक़या लंदन में कत्ल कर देना, वो भी इतने बड़े आदमी को। देन सेकंड जो है वो कह लें कि वो इंसिडेंट होता है अहमदाबाद में। वो क्या होता है कि लेडी मंटो और लॉर्ड मंटो पे कातलाना हमला किया जाता है अहमदाबाद में। और ऑल्दो ये बच तो जाते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इन पे हमला किया जाता है 13 नवंबर 1909 को। नेक्स्ट जो होती है हमला किया जाता है अनलमेंट के बाद 23 दिसंबर 1912 में हमला होता है लॉर्ड हेडिंज पे। लॉर्ड, अगर मैं इसको ठीक बुला रहा हूँ, हेडिंज पे। इसमें काफ़ी ज़्यादा ये सीरियसली इंजर हो जाता है। बेसिकली 2-3 इंसिडेंट तो मैंने आपको बता दिए कि जो मेन थे, ठीक है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा फैक्टर था ना, वो कोरोनेशन सेरेमनी था किंग जॉर्ज 5 की। अब किंग जॉर्ज 5 की ये कोरोनेशन सेरेमनी रखते हैं इंडिया में। अब इंडिया में रखी तो इंडिया में तो टेंशन चल रही काफ़ी ज़्यादा। अब इनको लगा कि कहीं ये टेंशन दिल्ली में ना देखी जाए, तो इस वजह से इन्होंने इस अनलमेंट को इस प्रेशर में आके हिंदुओं के कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि इन्होंने जो कैपिटल होता है वो कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट करना होता है, तो इसके लिए किंग जॉर्ज 5 को बुलाते हैं इस चीज़ की अनाउंसमेंट के लिए। और किंग जॉर्ज 5 आते हैं और इनकी कोरोनेशन सेरेमनी होती है दिल्ली में। और जहाँ पे होती है उसे आजकल कोरोनेशन पार्क दिल्ली कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी कोरोनेशन सेरेमनी होती है और ये साथ ही अनाउंस कर देते हैं कि जो अनलमेंट है, जो बंगाल है, उसकी पार्टीशन अनल की जाती है, ठीक। सो इससे रिजल्ट्स क्या निकलते हैं? एक तो हिंदूज अनविलिंगनेस ऑफ मुस्लिम प्रॉस्पेरिटी, मतलब मुस्लिम जो है वो अब इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली प्रॉस्पर कर रहे थे, तो इनसे ये चीज़ देखी नहीं जाती। और इनको ये भी था कि अब मुसलमानों को पॉलिटिकल होल्ड भी बनेगा इससे, तो इसलिए इन्होंने इसकी खुल के मुखालफत की। और इसने न्यू पॉलिटिकल सेंस जो है वो मुसलमानों में कहा कि हम हमें पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ेगा और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। देन इमरजेंस ऑफ मुस्लिम सेल्फ कॉन्फिडेंस के अब मुसलमानों को अपने जो राइट्स हैं उसके लिए खुद लड़ना है। और जो मुसलमानों को अब ठीक लगेगा कि मुसलमानों के हक में जो बेहतर है सिर्फ वही करेंगे। तो इसने मुसलमानों को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिया कि अपने राइट्स का आपने खुद दिफा करना है। और मुस्लिम एक्सक्लूसिव फाइट फॉर देयर फाइट्स, वही चीज़ आ जाती है। और अगर कंक्लूजन में आऊँ तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो एजिटेशन है, तो इससे जो सरसियत की बात है वो भी प्रूव हो जाती है कि हिंदू कभी भी मुसलमानों का अच्छा नहीं चाह सकते। और दूसरा, अगर सर्विस सेक्टर में मुसलमान आते हैं तो ये भी हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए जो अनलमेंट है वो कैंसिल हो जाती है। और इससे 2-3 और चीज़ें भी सामने आती हैं। मुसलमानों में भी 2 ग्रुप्स सामने आते हैं अच्छी तरह निकल के। एक ग्रुप क्या करता है, इसका जो सेंटर होता है ना वो होता है बंगाल में, ईस्टर्न बंगाल में। और ये इनकी बेस्ट बेस्ट कोशिश होती है, बेस्ट एफर्ट होती है इनकी कि जो पार्टीशन है वो नल ना हो। और दूसरा जो ग्रुप है वो यूपी बेस्ड होता है, यूनाइटेड प्रोविंसेस में। और इनको क्या लगता है कि अब मुसलमानों के साथ अंग्रेज़ों को सिंपैथी है, क्योंकि इनके साथ बुरा हुआ है, तो इनके साथ अंग्रेज़ों को सिंपैथी है। और जो कांग्रेस और हिंदू की कार्रवाइयाँ हैं हिंदुओं की, उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो भी चुके थे। और इनको भी लगा कि अब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं अंग्रेज़, तो क्यों ना अब हमारी बारी है, अब हम अंग्रेज़ों के पास जाएँ और इनसे कुछ डिमांड करें। तो मुसलमानों का ये ग्रुप जो यूपी बेस्ड होता है, ये शिमला में जो लॉर्ड मंटो हैं उनसे जाके मुलाकात करता है। और इसी को हम लोग शिमला डेपुटेशन भी कहते हैं। और अगला लेक्चर इंशाल्लाह जो है हमारा इसी पे शिमला डेपुटेशन पे होगा, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी कवर करेंगे।
और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो काइंडली उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।